Very good evening, friends. Today, we have taken the topic of personal guarantors under IBC. There are three variations to this. First of all, this is an article by a student on who is pursuing an IBC course from La Seco. It talks of introduction. It gives guarantors liability under moratorium period. We have shared this link, I think you have gone through this. I even requested all of you to go through my individual's bankruptcy and insolvency process, which was delivered on day 3 of Study Cafe course. So that link also I had shared. I hope some of you might have gone through that also. So this article, it talks of introduction, guarantors liability under moratorium period, guarantors right to debt recovery via insolvency proceedings, then some deviations from SICA practices and conclusion and references. अब देखिए पर्सनल गारंटर का क्या फंडा है। आपको मालूम ही है कि जैसे कोई भी कंपनी लोन लेती है तो उसके डायरेक्टर्स अपनी पर्सनल गारंटी भी दे देते हैं, ठीक है। ये वही चीज है, इसमें जो पर्सनल गारंटर वाली कॉन्सेप्ट है ये वही है। एक मिनट से। हेलो हेलो। हाँ जी सर कैसे हैं? बढ़िया। ओके, सो वी वर टॉकिंग ऑफ दिस आर्टिकल बाय विश्वनाथ बहुगुणा। तो इसमें पर्सनल गारंटर होता कौन है? पर्सनल गारंटर जो है, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। तो बैंक से जब लोन लिया उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी तो कंपनी की होती है, मान लीजिए कंपनी की जो भी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसको मॉर्टगेज कर देते हैं। और उसके अलावा अगर डायरेक्टर की कोई प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं कोलेटरल। भाई एक तो प्रॉपर्टी होगी कंपनी के नाम में जिस कंपनी ने लोन लिया, ठीक है, वो तो प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाती है। जो डायरेक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं हम कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, या किसी भी और की हो। और तीसरी चीज होती है पर्सनल गारंटी। तो पर्सनल गारंटी में क्या होता है कि पर्सनल गारंटर्स अंडर बैंक्रप्सी इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु इज द श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। तो it refers to a situation wherein a corporate debtor becomes unable to repay the debt, the individual assumes personal liability. तो इसकी पर्सनल लायबिलिटी इसमें आ जाती है पर्सनल गारंटर की। ये है फंडा इसके पीछे। अब ये कहां से चलता है? ये चलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 1882, ठीक है। तो वहां पर क्या कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी और गारंटर इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरर। तो दोनों की कोएक्सटेंसिव लायबिलिटी है। मतलब अगर चाहे तो जो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है, चाहे वो प्रिंसिपल बोरोवर के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकता है या कई बार गारंटर के अगेंस्ट में डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकता है। उसको पता है भाई कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जो पर्सनल गारंटर है इसके पास बहुत कुछ है, तो वो डायरेक्टली इसके अगेंस्ट भी सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन लगा सकता है, दोनों के अगेंस्ट भी लगा सकता है। लेकिन अगर एक एडमिट होगी तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा भी केस लॉ है, ठीक। तो ये सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या कहता है? Here and after the Act 1882, it deals with the concept of guarantee and explains it as an obligation on a surety to honor the promise of the principal debtor by paying the principal debtor's present or future debts, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 126 बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी की, ठीक है, और ये बताता है कि ये ऑब्लिगेशन है किसका? श्योरिटी का, टू ऑनर द प्रॉमिस ऑफ द प्रिंसिपल डेटर बाय पेइंग द प्रिंसिपल्स डेटर्स प्रेजेंट और फ्यूचर डेट्स, ठीक है। अब इसने एक इंस्टेंस भी दिया है कि भाई जनवरी 2020 में ये जो मिस्टर जेड ड्रोबिन थे, इन्होंने पर्सनल गारंटी दी 2 लोन्स के लिए, ठीक है। एक 5 करोड़ का था और एक 10 करोड़ का था। इनकी 2 कंपनियां थी, ठीक है। और इन्होंने गारंटी किसको दी? केबीसी बैंक को। अब ये जो लोन अमाउंट थे ये एनपीए हो गए, ठीक है ना, कंपनी ने पैसे नहीं दिए। तो उस केस में सेक्शन 128 क्या कहता है? यहाँ पर 128 कहता है या 126 कहता है, तो आप देख लीजिएगा कि 128 है 126 है क्या ये, ठीक है जी। तो ये चेक कर लीजिएगा। ये कहता है कि को एक्सटेंसिव लायबिलिटी क्रिएट करता है। अब ये ना छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कई बार टाइपिंग में हुई है मिस्टेक, है कहाँ हुई है, लेट अस सी, इसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो इट क्रिएट्स ए को एक्सटेंसिव लायबिलिटी बिटवीन द श्योरिटी
एंड द डेटर, हेंस मिस्टर जेड रोबिन इज लायबल टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है कि जो गारंटर है वो पर्सनल गारंटर वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये आर्टिकल ये डिस्कस करता है इस चीज को, इट ट्राइज टू एनालाइज एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ ए गारंटर। ठीक है, अब ये भी हमें मालूम है कि प्रोविजंस जो हैं रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स, ये गजट नोटिफिकेशन में आ गए थे 15/11/2019 में। ठीक है, जो पहला आप जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है जो जून 19 तक था उसमें ये नहीं थे। अब ये 15/11/2019 से ये भी नोटिफाई हो गए हैं। ठीक है, और इसकी इफेक्टिव डेट है 1 दिसंबर 2019। तो अब इसमें क्या है कि an instance of personal guarantee and remedies for creditors is explained below herein for better understanding of the concept. Let us now discuss the guarantor's liability under the moratorium period. अब पहले बात करता है कि जहां तक हमें मालूम है कि मॉरेटोरियम पीरियड में क्या होता है कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता, कंपनी के फेवर में कोई सूट फाइल हो सकता है। ठीक है, ये जो पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम है अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कोड, ये लिखा गया था कि इट वुड नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कंपनी के अगेंस्ट में तो सूट फाइल नहीं हो सकता, लेकिन जो पर्सनल गारंटर है उसके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है। ये सेक्शन 14 में शुरू से लिखा गया था। ठीक है, द पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 वुड नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर्स ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, ये शुरू से लिखा गया था। तो दिस व्यू वाज टेकन बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन अल्फा एंड ओमेगा। ठीक है, और दूसरा ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामाकृष्णन एंड अदर्स में भी यही कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। Upon looking closer to the concept of guarantor's liability during the moratorium period, section 96 and 101 have to be contrasted with section 14 of the code. अब आप सेक्शन 14 के साथ में इनको भी पढ़ना है, सेक्शन 96 और सेक्शन 101 ऑफ आईबीसी। ये क्या कहते हैं? ये पर्सनल गारंटर से डील करते हैं, जो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स की बात आती है। इसमें ये कहता है कि व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कोड, तो पार्ट 3 ऑफ द कोड क्या है ये हमें मालूम ही है। ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा इसको कोड को भी साथ में रखता हूं। तो यहां पर ये जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 बात करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, आप भी कोड साथ में रखा कीजिए अगर हो सके तो ये बात करता है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स की जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है या बैंक्रप्सी। तो जब एप्लीकेशन फाइल होती है अंडर पार्ट 3, तो इसमें क्या होता है हमें मालूम ही है कि वहां पर 2 तरह के मॉरेटोरियम चलते हैं। ठीक है, ये हमने एक पहले भी क्लास में बताया था, और ये जो मैंने आज उसमें दिया था स्टडी कैफे वाला जो डे 3 था, उसकी रिकॉर्डिंग में भी ये बात थी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कोड एंड इंटरिम मॉरेटोरियम और ए मॉरेटोरियम इज एप्लीकेबल। इंटरिम मॉरेटोरियम कब लगता है? वहां पर इंटरिम मॉरेटोरियम लगता है जब डेट ऑफ एप्लीकेशन से। ठीक है, और मॉरेटोरियम कब लगता है? जब वो एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स में फर्क है। जो वहां पर कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में एक ही तरह का मॉरेटोरियम लगता है, वो तभी लगता है जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। ठीक है, however when we talk with regard to applicability of period of moratorium on personal guarantee liability, it is completely separate moratorium. ठीक है, applicable separately in case of personal guarantors against whom insolvency resolution process may be initiated under part 3 of the code. तो इसमें भी फर्क है। देखिए, पार्ट 3 में जब एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में जब ये इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, तो उसमें 2 तरह के मॉरेटोरियम लगते हैं। ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन फाइल की उसी टाइम इंटरिम मॉरेटोरियम लग जाता है, बाद में जो है मॉरेटोरियम लग जाता है जब वो एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये हम पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम की बात करें, पर्सनल गारंटी या लायबिलिटी, ये सेपरेट है। ठीक है, it is applicable separately in case of personal guarantors against whom insolvency resolution process may be initiated under part 3, क्योंकि है तो वो इंडिविजुअली, जो गारंटर जिसने पर्सनल गारंटी दी है वो इंडिविजुअली है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चलेगी तो वो कहाँ चलेगी? पार्ट 3 में चलेगी। ठीक है ना, पार्ट 2 में तो चल नहीं सकती, वो तो पार्ट 2 में तो कंपनी के अगेंस्ट में चलेगी। It is to be noted herein that the protection of the moratorium under relevant section of the code is far greater than of section 14. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन है मॉरेटोरियम की, ये ज्यादा इसका वाइडर स्कोप है देन ऑफ सेक्शन 14, इन दैट पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट एंड नॉट द डेटर्स आर स्टेड।
ठीक है। अब ये जो सेक्शन 14 की लैंग्वेज है और जो सेक्शन 101 की लैंग्वेज है, ये यहाँ पर डिफरेंस, इसका एक रीजन है, क्योंकि सेक्शन 14 किसकी बात करता है, आप सेक्शन 101 भी खोल के देख ले, सेक्शन 14 तो देखो सबको पता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 101 हो सकता है सबको याद ना हो, तो सेक्शन 14 बात करता है, इट रेफर्स ओनली टू डेट्स ड्यू बाय कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है ना। वो चैप्टर 2 में आ रहा है, पार्ट 2 में आ रहा है, तो वो CIRP से डील कर रहा है, ठीक है। वो आर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज एंड इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस पर्सनल गारंटीज आर गिवन बाय डायरेक्टर्स हु आर इन द management of the companies. Therefore, it can be safely stated that the object of the code is not to allow such guarantors to escape from independent and coextensive liability to pay off the entire outstanding debt, which is why section 14 is not applied to them. तो section 14 उस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इनको सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा किसमें, पार्ट 3 में, ठीक है। सेक्शन 14 में इसलिए लिख दिया गया है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि भाई किसकी जुरिस्डिक्शन है, एज टू हु हैज द जुरिस्डिक्शन टू डिटरमिन गारंटर्स लायबिलिटी, ठीक है। NCLT में जाएगा या DRT में जाएगा, ठीक है। टू आंसर इट द आर्टिकल डिस्कसेस प्रायर सिनेरियोस विद रिगार्ड टू प्रोविजन रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। अब ये देखता है कि भाई इससे पहले क्या प्रोविजन थे, जो पर्सनल गारंटर्स की जो भी इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स थी, ये नोटिफिकेशन आने से पहले क्या प्रोविजन थे, ठीक है। Since at the time part 3 notify नहीं हुआ था, ठीक है ना, and brought into force and the same is entitled as insolvency resolution and bankruptcy for individuals and partnership firms under the code, ठीक है। अब ये जो रिपीलिंग प्रोविजन था, नेमली सेक्शन, इससे क्या हुआ कि जब ये नोटिफाई हो गया तो सेक्शन 243 ऑफ द कोड, 243 की इसकी बात करता है, वो रिपीलिंग की बात करता है। ये रिपील कर रहा है किसको, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट को। मैं सेक्शन 243 भी खोल लेता हूँ। सेक्शन 243 बात करता है रिपील ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स एंड सेविंग्स, ठीक है। तो अब ये पहला इसका 243(2)(1) बात करता है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ठीक है। ये यहां पर बात करता है कि ये वाले रिपील हो जाएंगे। तो इट वाज नॉट बीन ब्रॉट इन फोर्स, ठीक है ना। तो ये रिपीलिंग प्रोविजन जो है, ये वाले प्रोविजंस उस टाइम नहीं आए थे पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले, ये जो 15/11/2019 का नोटिफिकेशन है। तो सेक्शन 249 ऑफ द कोड विच अमेंड्स द रिकवरी ऑफ RDDB एक्ट की बात करता है कि जो RDDB एक्ट को अमेंड किया गया है, ये सो दैट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल can exercise the judicial adjudication authority was also not been brought into, तो इससे पहले ये प्रोविजंस हमारे नहीं आए थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एज फार एज पर्सनल गारंटर्स वाज कंसर्न्ड, दे कंटिन्यू टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द एक्ट 1909 या 1920, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया था 15/11/2019 का। उससे पहले ये जो पर्सनल गारंटर्स वाले प्रोविजन थे, ये आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट या प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से चलते थे, ठीक है। So hence at that relevant time, stakeholders who intended to pursue their insolvency cases may approach the appropriate authority / court under the existing enactments. तो वहां उन enactments में जाना पड़ता था 15/11/2019 से पहले, instead of approaching the DRT, ठीक है। अब तो DRT बन गया, तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ये DRT की jurisdiction में आएगा। Therefore, proceedings under the securitization and reconstruction of financial assets, सरफेसी जो हमने पढ़ा था कल, ठीक है, against the guarantors can be continued, ठीक है। The same has been reiterated by the Honorable Delhi High Court in its order dated इतना। तो अब इसमें ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स है सरफेसी वाली, वो चल सकती हैं अगेंस्ट द गारंटर्स, ठीक है। The above situation with respect to jurisdiction to determine liability of guarantor widened after commencement of notification dated 15/11/2019, ठीक है। ये जो jurisdiction वाला जो situation थी, it was widened after, जब ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया, तो इसमें क्या किया गया, हमने DRT को adjudicating authority अपॉइंट कर लिया। DRT was defined as the adjudicating authority within section 3 subsection A subsection 2 of the code for cases other than subclause 3(1) of the code, ठीक है। Say for instance the dispute with respect to breach of contract of guarantee can be brought before the DRT for adjudication purposes, ठीक है। तो जब ये नोटिफाई नहीं हुआ था, उससे पहले कहां चलता था,
उससे पहले जो भी कोर्ट है या अथॉरिटी है वहां पर चलता था ये प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। और अगर सरफेसी की प्रोसीडिंग चल रही है तो सरफेसी की प्रोसीडिंग अभी भी चल सकती है, ठीक है। तो it would not be inappropriate herein to state that the sole purpose of the Act 1993 is recovery of debts. On the contrary, the court deals with other things as well. ठीक है, तो 1993 वाला जो आरडीडीबी एक्ट है वो भी हमारे कोर्ट में है, वो बात करता है सिर्फ किसकी, रिकवरी की। लेकिन जो कोड है वो एक रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करता है, ठीक है। अब गारंटर का राइट क्या है, गारंटर्स राइट टू डेट रिकवरी वाया इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब ये तो हो गया लायबिलिटी की बात, ठीक है, कि जो पर्सनल गारंटर है ही कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन पार्ट 3 ऑफ द कोड, ठीक है, आफ्टर दिस नोटिफिकेशन। ये जो 15/11/2019 का नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग चल सकती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसमें डीआरटी होगी। अब इसने पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद में क्या राइट होंगे इसके, इसका राइट भी तो कुछ होगा ना। If the guarantor pays the defaulted amount debt on behalf of the principal debtor to the creditor, in such a situation, the principal debtor now owes the amount of repaid debt by the guarantor to the principal debtor's creditor. ठीक है, तो फर्दर रिजल्टिंग इन द गारंटर नाउ बिकम द क्रेडिटर ऑफ द, अब ये क्रेडिटर बन जाएगा किसका, प्रिंसिपल डेटर का। जो प्रिंसिपल डेटर है जिसकी लायबिलिटी इसने पेमेंट कर दी, अब ये भी तो उससे पैसे लेगा ना कंपनी से। भाई इसने कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी थी कि कंपनी पेमेंट नहीं करे तो मैं दे दूंगा, इसने पैसे दे दिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट में डीआरटी में प्रोसीडिंग चल गई ये नोटिफिकेशन आने के बाद, और इसने पैसे दे दिए। जब इसने पैसे दे दी तो ये कंपनी से पैसे लेगा ना अपने वापस, ठीक है, यही बात करता है। से फॉर इंस्टेंस मिस्टर जो वाइट हैज गिवन पर्सनल गारंटी फॉर ए क्रेडिट फैसिलिटी वर्थ 2 crore एक्सटेंडेड टू हिज कंपनी, ठीक है। देन इन मार्च कंपनी इज अनेबल टू रीपे। नाउ फॉलोइंग द सेटल्ड प्रिंसिपल पोजीशन in view of section 128 liability of the guarantor surety is coextensive, ठीक है ना। तो owing to the same Mr. Joe White repays the defaulted amount। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, after disposing of the obligations of the company Mr. Joe White requires the right to stand in the shoes of the company। अब वो कंपनी से पैसे ले लेगा, ठीक है। The same view was first evolved by the court in Morgan versus Simon। फर्दर ये दूसरे केस में भी यही बात कही गई। अब ये इसके पहले हम थोड़ा सा सीका पर चलते हैं। सीका, जब सीका होता था, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, तो सीका का बहुत लोगों ने फायदा उठाया। सीका में क्या होता था, जैसे ही कंपनी सिक डिक्लेयर होती थी वो सारे प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती थी, बीआईएफआर में रेफर कर देते थे। भाई जब तक बीआईएफआर में है तब तक कुछ नहीं कर सकते, कोई भी एक्शन लेना है तो बीआईएफआर से पूछ करके लो, ठीक है। हम लोगों ने वो भी पीरियड देखा है जिस कंपनी में मैं काम करता था प्रैक्टिस में आने से पहले, वो भी सिका को मतलब बीआईएफआर को रेफर हो गई थी। 1-2 बार हम लोग बीआईएफआर ट्रिब्यूनल भी गए उसमें, और बाद में फिर इट केम आउट ऑफ बीआईएफआर। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1985 इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड ए लेजिस्लेशन नेमली द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट वाज टाइमली डिटेक्शन, टू हटा देते हैं इसमें से, इट वाज टाइमली detection of sick and potentially sick companies owning industrial undertakings and helping them in its revival and for matters connected therewith or incidental thereto, ठीक है। अब इसमें क्या था, ए बोर्ड यहाँ पर कौन है, बोर्ड ये था बीआईएफआर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। 3 साल की उसकी नेटवर्थ नेगेटिव होनी चाहिए, कंटिन्यूअस लॉसेस होनी चाहिए, उसकी कुछ कंडीशंस थी, ठीक है ना, कंपनी डिक्लेयर करने के लिए। A board was made to take a preventive, ameliorative, remedial and other measures to secure the sick company from liquidation. It is to be noted that the regime of the Act 1985, if a sick company was going through any rehabilitation procedure, and then such proceedings were kept suspended, ठीक है ना। तो जब तक ये इसका बीआईएफआर में मामला चलता था ना तो सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड हो जाती थी। अब ये नया 1993 में आरडीबी एक्ट आ गया, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सीका तो 85 में आ गया था, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये सरफेसी आया था हमारा 2002 में। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1993 इंट्रोड्यूस्ड अनदर लेजिस्लेशन नेमली द एक्ट, नेमली द आरडीबी एक्ट होना चाहिए,
1993 with sole purpose of recovery of debts. ठीक है. अब problem started when the above stated provisions of suspension barred proceedings before the DRT under Act 1993 subject to prior permission. उसमें क्या कहते थे भाई, RDB एक्ट आ गया था तो वो कहते थे भाई जो कंपनी BIFR में चल रही है ना, BIFR से अप्रूवल लेके आओ. ठीक है. तो ये कहते थे सब्जेक्ट टू प्रायर परमिशन ऑफ द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट. ठीक है. तो दिस इशू वाज डेल्ट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ये इस केस में इशू डिस्कस किया गया और वहां क्या कहा गया कि जो सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 1993 शैल बी इन एडिशन टू एंड इन नॉट इन डेरिवेशन ऑफ द एक्ट 1985. ये पुरानी कहानी है. ठीक है. तो इतना ही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. अब ये तो बात हो गई कि लायबिलिटी, ये तो श्योर है कि लायबिलिटी गारंटर की आएगी, गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीड करना है. ये जो क्रेडिटर है उसको देखना है. कई बार वो सीधा गारंटर के अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है विदाउट फर्स्ट एग्जॉस्टिंग द रेमेडी अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोवर. कोई जरूरी नहीं है, उसको पता है प्रिंसिपल बोरोवर के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि लायबिलिटी को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ द बोरोवर. ठीक है. दोनों के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन लगा सकता है, तो जो पहले एडमिट हो जाएगी वहां चलेगा. ठीक है. ये तो बात हो गई लायबिलिटी की. अब इससे अब ये है प्रोसीजर कि अब आप एक बार आपको ये पता चल गया कि भाई ये होना है. ठीक है ना. आप पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हो. ये पूरा प्रोसेस है. ये जो प्रोसेस आपका 1 दिसंबर 2019 में जो है ये इट केम इनटू फोर्स. ठीक है. अब इससे पहले कि हम इसको पढ़ें पूरे प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो है ये हमने जो इंडिविजुअल्स की जो इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी जो डे 3 था उसमें भी ये बात हमने डिस्कस की थी. ठीक है. थोड़ा सा इसमें फर्क है. आपको क्या करना है कि इसको कंपेयर कर लेना है उससे. मैं इसका कंपेरेटिव चार्ट भी बनवा दूंगा. तो इससे पहले कि हम इसको देखें, आइए एक दूसरा केस लॉ देखते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे. ठीक है. ये लाइव लॉ में आया है, ये आज ग्रुप में भी शेयर हुआ था. इसमें देखते हैं क्या कहा. ये कल के पेपर में है, लाइव मिनट में 18 फरवरी. इसमें क्या कहा गया. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑन थर्सडे इट हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे. ये रिलायंस कम्युनिकेशन वाला केस है. ठीक है ना. तो ऑन ए प्ली चैलेंजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एक्सटेंडिंग प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी लॉ टू पर्सनल गारंटर्स. अब इसमें इसी चीज को चैलेंज किया गया जो हम आज पढ़ रहे हैं. ठीक है. इंसॉल्वेंसी लॉ रिलेटेड टू पर्सनल गारंटर्स. अब वो कहते हैं कि भाई आप जो है एक सेक्शन को तो नोटिफाई कर सकते हो, लेकिन एक सेक्शन में से भी एक पर्टिकुलर चीज को आप नोटिफाई नहीं कर सकते. कहानी इसमें ये आ रही है. इसमें क्या आर्गुमेंट लिया गया. वो कहते हैं, ये जो सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे, उन्होंने आर्गुमेंट दिया ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन, यू कैन नॉट स्पेसिफाई द सब्जेक्ट मैटर एज रिगार्ड्स व्हिच दिस सेक्शन कम्स इनटू फोर्स. ठीक है. उन्होंने कहा ये तो कह सकते हो भाई आप सेक्शन तो नोटिफाई कर सकते हो, आपने पूरा सेक्शन तो नोटिफाई किया नहीं. आपने कह दिया जो पर्सनल गारंटर के प्रोविजंस हैं वो इनफोर्स हो जाएंगे. ठीक है. तो साल्वे सबमिटेड दी चैलेंजिंग सेंटर, जो 15 नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया गया. ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी. हाँ एक मिनट. हाँ जी. हाँ ये ताला लगा दो. मम्मी नहीं है, मम्मी की है तो बस बंद कर ताला लगा. हाँ जी. तो इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा हरीश साल्वे जी ने कि यू कैन नॉट स्पेसिफाई द सब्जेक्ट मैटर एज रिगार्ड्स व्हिच द सेक्शन कम्स इनटू फोर्स. ठीक है. उन्होंने कहा दिया भाई आपने सब्जेक्ट मैटर की बात कर दी, आप पूरे सेक्शन को तो स्पेसिफाई नहीं कर रहे, वो नोटिफाई नहीं कर रहे, तो ये क्या बात हुई. तो साल्वे सबमिटेड चैलेंजिंग द सेंटर नवंबर 15 नोटिफिकेशन. तो दिस नोटिफिकेशन वाज चैलेंज्ड. ठीक है. आपने कह दिया भाई एक पर्टिकुलर चीज को आपने नोटिफाई कर दिया, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स.
The bench of Justices L. Nageshwara Rao and Ravindra Bhatt was hearing a batch of 58 matters. Supreme Court 3 judges bench headed by Justice Rao had on October 29, 2020 said it would transfer to itself and decide a host of cases filed in different high courts. तो इसमें क्या है कि different cases were filed in different high courts challenging bankruptcy proceedings initiated against personal guarantors of corporate debtors. ठीक है, such as Reliance Communication chairman Anil Ambani. Other profile individuals facing bankruptcy proceedings as individual guarantors of ailing corporate debtors include Kapil Vadhavan, Sanjay Narti Singhal, Lalit Jain, Yogesh Mehra, Atul Punj, Bala Chabra, Mayor. So these were various persons who were facing this in various cases. तो इन्होंने ये बेंच ने क्या कहा कि we would transfer to ourselves all these cases. ये सारे केसेस को क्लब करके हम ही सुनते हैं. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ना भाई डिफरेंट केसेस हैं, these are filed against different persons. So Mr. Salve indicated that the impugned notification was issued in exercise of the power under section 3 of the IBC, which states that the code shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई ये इसकी पावर कहां से आ रही है, ये जो नोटिफिकेशन की पावर है वो कहां से आ रही है, वो सेक्शन 3 से आ रही है ऑफ द आईबीसी. वो ये कहता है कि द कोड शैल कम इनटू फोर्स. एक बार सेक्शन 3 भी देख लेते हैं. चलिए इसको जरा एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे कि सेक्शन 2 में भी कुछ एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है. तो ये पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर ये बात करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई. सो वी विल हैव टू चेक दिस कि ये अंडर सेक्शन 3 लिखा है, ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है. मेरे पास एक प्रिंट आउट भी है, लेट मी सी द प्रिंट आउट. ओके ये गलत है. इट इज अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 3. वो मैं कहा कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें. ये सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 है. तो इफ यू रीड सेक्शन 1 पार्ट 1 का सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, तो इट स्टेट्स दैट द कोड शैल कम इनटू फोर्स ऑन, ये टाइप किया गया था उसमें मिस्टेक हो गई होगी, दैट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल. तो वो कह रहा है कि ये पावर यहां से डिराइव कर रहा है ये नोटिफिकेशन. So you cannot say that this section will apply only so far as this and this is concerned. आप एक सेक्शन भी पूरा नोटिफाई नहीं कर रहे, आप सेक्शन में कह रहे हो ये चीज जो है ये अप्लाई होगी. एक सेक्शन में से भी आप एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके कर रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है. तो दिस इज कंडीशनल लेजिस्लेशन, नॉट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हियर. ठीक है, तो ही टुक द बेंच थ्रू सेक्शन 2E. अब सेक्शन 2E देखते हैं. सेक्शन 2E क्या बात करता है? सेक्शन 2E बात करता है पर्सनल गारंटर्स टू corporate debtors. ठीक है, तो which provide that the provisions of the code shall apply to personal guarantors to corporate debtors. He advanced that section 2 extends the application of the code to the following company entities. अब सेक्शन 2 पढ़ लो. सेक्शन 2 किसकी बात करता है? सेक्शन 2 बात करता है कंपनी की, ठीक है, LLP की, बॉडी कॉर्पोरेट की, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स की बात करता है. ठीक है, it is their misunderstanding it is their misunderstanding that section 2E is to be read with an implied power that the center can extend the provisions of the code to only personal guarantors to corporate debtors. ठीक है, अब वो कहता है भाई आप सेक्शन 1 देखो, सेक्शन 1 का 3 देखो. सेक्शन 1(3) कहता है कि सेक्शन 1(3) क्या कहता है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन
इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। ठीक है, अब सेक्शन 2E किसकी बात करता है? सेक्शन 2E बात करता है पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। तो जो लर्निंग एडवोकेट थे हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि इट इज देयर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट सेक्शन 2E is to be read with an implied power that the center can extend the provisions of the code to only personal guarantors to corporate debtors. ठीक है, he took the bench through the other provisions which have been brought into force by the impugned notification. उसमें क्या कहा? Beginning with section 78, by virtue of which the applicability of part 3 of the code is extended to matters related to fresh start, insolvency and bankruptcy of individuals or partnership firms where the amount of default is not less than 1000 rupees. ठीक है, he involves that there is no power in the central government to say that section 78 shall apply to only any one class of individuals. आपने एक क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया, पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर, सब पे अप्लाई नहीं किया. It was his argument that this will result in a crisscross of problems that the center has not realized. Bankruptcy of individuals goes to the DRT. ठीक है, ये जो bankruptcy of individuals अब तो DRT में जा रही है, resolution जो है it also goes to DRT. So they have tried to pick out personal guarantors to corporate entities and place the resolution before the NCLT. अब उन्होंने कहा ये जो चीज है, ये पर्सनल गारंटर जो कॉर्पोरेट एंटिटी, ये एनसीएलटी में जा रहे हैं. तो ये क्या है? इफ वन इंडिविजुअल सेज दैट ही हैज नो मनी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रेजोल्यूशन? ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 60, अब सेक्शन 60 आप देखिए, सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 बात करता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस कौन है. ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 60 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट डेटर्स एंड पर्सनल गारंटर्स देयरऑफ शैल बी एनसीएलटी. ये सेक्शन 60 बोलता है. ठीक है, द एडजुडिकेशन इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटर्स लाइज बिफोर एनसीएलटी. ठीक है, ये तो सही है, कॉर्पोरेट के लिए तो एनसीएलटी है. I assume that they have intended that where there are resolution proceedings, the adjudicating authority will in that case be NCLT. ठीक है, but the problem is the language of section 179. अब section 179 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? तो section 179 कहता है आपका ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स की बात करता है. 60 बात करता है कॉर्पोरेट की और 179 बात करता है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए. तो वी डोंट नो इफ इंसॉल्वेंसी इज लिमिटेड टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और बैंक्रप्सी आल्सो. भाई इंसॉल्वेंसी ही होगी या बैंक्रप्सी भी होगी? भाई पर्सनल गारंटर के आप अगेंस्ट में आपने प्रोसीडिंग शुरू कर दी, अब वो कहता है जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. जब पैसे ही नहीं है तो उसकी बैंक्रप्सी भी चलाओगे आप. ठीक है ना, कहानी ये आ रही है. If it is so, then an awkward situation will result where one bankruptcy runs into the NCLT and one in the DRT. एक तो चलेगी DRT में और एक चलेगी NCLT. हमें पता है भाई इंडिविजुअल्स की जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग है वो कहाँ चलती हैं? DRT में चलती हैं. DRT में अलग प्रोसीजर है. DRT में क्या प्रोसीजर है? बेसिकली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की रिपोर्ट के बेसिस पे चलती है. ठीक है ना, वो बार बार रिपोर्ट बनाता है. ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को. ठीक है ना, हर चीज को उसको रिपोर्ट देनी है. और क्योंकि डीआरटी के बाद इतना पहले ऑलरेडी वर्कलोड है, डीआरटी सारी चीजें नहीं देखता. डीआरटी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके ऊपर ज्यादा बेस करता है. ठीक है ना, तो कह रहा है कि भाई दो तरह की सिचुएशन हो जाएगी. एक पर्सनल गारंटर को आपने पकड़ लिया, ठीक है भाई, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, पर्सनल गारंटर ने गारंटी दे रखी थी, उसके अगेंस्ट में आपने प्रोसीडिंग चला दी. अब वो प्रोसीडिंग कहाँ चल रही है? वो एनसीएलटी में चल रही है. ठीक है, एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसकी कहाँ चल रही है? उसकी चल रही है डीआरटी में. ठीक है, तो ये तो अलग ही सिचुएशन हो जाएगी. So section 179 stipulates that subject to the provisions of section 60, the adjudicating authority in relation to insolvency matters of individuals and firms shall be the debt recovery tribunal. ठीक है, 179 क्या कहता है? 179 ये कहता है that subject to the provisions of section 60, adjudicating authority in relation to insolvency matters of individuals and firms shall be debt recovery. वो उसके DRT में प्रोसीडिंग चलती है. तो SBI has filed a detailed affidavit that since the expression personal guarantor to corporate debtor is defined, so it is a class in itself. SBI ने क्या कहा? SBI ने कहा ये जो पर्सनल गारंटर है टू कॉर्पोरेट डेटर, ये अपने आप में एक क्लास है. And the central government could have notified the court qua this. I did a word search of the phrase personal guarantor to corporate debtor.
अब उन्होंने कहा मैंने पर्सनल गारंटर की सर्च की, देखो उसमें क्या मिला, इट ओनली शोज अप इन, अब वो के सेक्शन 5 सबसेक्शन 22 में ही मिलता है। सेक्शन 522 क्या कहता है, डिफाइनिंग पर्सनल गारंटर एज ए श्योरिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। सेक्शन 31 में क्या कहता है, एन अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान टू आल्सो बाइंड द गारंटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एंड सेक्शन 165 व्हिच इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंसेस। तो कहता है ये इसका रेफरेंस 3 जगह पर मिलता है, सेक्शन 522 में, सेक्शन 31 में और सेक्शन 165 में, ठीक है। Section 165, which is in the context of fraudulent preferences. A bankrupt shall be deemed to have entered into a transaction giving preference to any person if the person is the creditor or surety or guarantor for any debt of the bankrupt. He advanced explaining that the said references have a different connotation. Section 1 subsection 3. Section 1 subsection 3 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को नोटिफाई कर सकती है और वो उसी डेट से इफेक्टिव होगा, ठीक है। ये हमने सबसे पहले देख लिया, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, ठीक है। 1 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, तो जो जब नोटिफाई होगा तब से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 1.3 जो है, इट डज नॉट ऑथराइज द पिकिंग ऑफ वन क्लास। वो कहता है कि आप कहते हो ये पर्सनल गारंटर जो है टू कॉर्पोरेट डेटर ये क्लास है, तो 1.3 में तो कोई पिक एंड चूज है नहीं। The Ministry of Corporate Affairs, in its reply, has submitted that the Government of India was so empowered under Section 1, subsection 3, and that it has only effected the mandate of the Parliament. It has denied that the notification issued is in violation of Section 1, subsection 3. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने अपना रिप्लाई कहा कि भाई ये कोई वायोलेटिव नहीं है सेक्शन 1, सबसेक्शन 3 का, ठीक है। हरीश साल्वे क्या कह रहे हैं कि वायोलेटिव है। It says that the proviso of section 1.3 read with section 2 implies that the government has the power. Can it be said that they are not familiar with the basic principle of conditional legislation? ठीक है, President Mr. Salve. The Parliament has not empowered the central government to divide the section. ठीक है, they should have gone back to the Parliament and had section 1.3 amended so as to add different classes of creditors or different classes of debtors to it. उन्होंने कहा सेक्शन 1.3 में अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, आप उसमें ऐड करते डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स या डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेटर्स टू इट। सेक्शन 78 डज नॉट यूज द टर्म गारंटर। सेक्शन 78 जो आप कर रहे हो वहां पर गारंटर की टर्म ही नहीं है, ये सिर्फ 3 जगह ही गारंटर की टर्म यूज है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 22 में, सेक्शन 31 में और सेक्शन 165 में, ठीक है। सेक्शन 2E ओनली सेज दैट द कोड इज टू अप्लाई टू द गारंटर्स ऑफ द डेटर्स, ठीक है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन E जो है वो इतनी ही बात करता है। तो the central government has exercised legislative powers and bisected the section, ठीक है। They have sought power to extend the provisions with modifications here, concluded Mr. Salve, ठीक है। तो इसमें ये बातें कही गई बेसिकली कि आप जो है सेक्शन 1 आपने पिक एंड चूज नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। और इंडिविजुअल्स की जो बैंकरप्ट, अगर जो कॉर्पोरेट पर्सनल गारंटर है टू द कॉर्पोरेट डेटर, अगर वो कह देता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसकी बैंकरप्सी भी चलाओगे। तो बैंकरप्सी के लिए 2 तरह के इंडिविजुअल हो गए, एक इंडिविजुअल की बैंकरप्सी चलेगी डीआरटी में, दूसरे की चलेगी एनसीएलटी में। कहानी यहां पर आ रही है, ठीक है। बाकी इसको आप देख सकते हैं, मतलब बेसिक आइडिया ये था कि मार्च 2020 में क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिटीशन फाइल की थी बिफोर एनसीएलटी मुंबई ब्रांच, ठीक है, अंडर सेक्शन 95 ऑफ द आईबीसी, रिक्वेस्टिंग द एनसीएलटी टू अपॉइंट अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 7 days टू लुक इनटू द केस, ठीक है। तो लास्ट वीक द एनसीएलटी हैड ऑर्डर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर अनिल अंबानी, क्योंकि अनिल अंबानी ने गारंटी दे रखी थी, ठीक है, फॉर डिफॉल्टिंग ऑन द अफोरमेंशन्ड लोन्स एंड अपॉइंटेड अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द मैटर। अब मिस्टर अनिल अंबानी led a petition before the High Court of Delhi challenging the appointment of a resolution professional by the NCLT to verify the fact of whether or not he had given a personal guarantee. उन्होंने कहा भाई इस फैक्ट को तो पहले वेरीफाई करो कि मैंने कोई पर्सनल गारंटी दी भी है, ठीक है, ये 1200 करोड़ रुपए की अगेंस्ट इट लोन टू आरकॉम एंड RIPL, ठीक है। तो इसी केस में ये सारी जो है कहानी हो रही है। चलो ये तो एक रीसेंट था, अब हम इसको पढ़ते हैं प्रोसेस, ठीक है ना। अब ये बात हो गई भाई बकरा कटेगा तो सही, ठीक है। अब कटने का प्रोसीजर क्या है वो यहां पर हम पढ़ लेते हैं।
अब इसकी जजमेंट आती है, देखिए भाई गवर्नमेंट जो है अपने पीछे तो हटेगी नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, सेक्शन 1 3 गवर्नमेंट कर देगी ज्यादा, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अब यहाँ पढ़ते हैं कि भाई ये बकरा कटेगा कैसे, ये जो पर्सनल गारंटर है टू द कॉर्पोरेट डेटर, उसको कैसे रगड़ा जाएगा, ठीक है, ये रेगुलेशंस बात करते हैं इस बात की। तो दिस रेगुलेशंस में बी कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स रेगुलेशंस, ठीक है। 1 दिसंबर 2019 से इट विल कम इनटू फोर्स, और ये अप्लाई होंगे टू द बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। इसमें एक तो एसोसिएट की बात करता है, देखिए जहां तक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट्स में क्या होती है, रिलेटेड पार्टी, और इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या पढ़ी थी कॉन्सेप्ट, एसोसिएट की, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएट की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो पर्सनल गारंटर है वो तो इंडिविजुअल ही है, ठीक है ना। तो एसोसिएट इन रिलेशन टू ए क्रेडिटर, ए बैंक्रप्सी ट्रस्टी और प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी shall have the same meaning as assigned to it in relation to a debtor in subsection 2 of section 79 as may be applied। उन्होंने कहा भाई एसोसिएट की डेफिनेशन आपको कहां से पढ़नी है, एसोसिएट किस किस का हो सकता है भाई, 3 ही पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो है जिसने पैसा लेना है, ठीक है, एक जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है वो, ठीक है, या जो प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी है वो, ठीक है ना, यही इन्हीं का ये एसोसिएट हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, वो कहता है इसके लिए आप सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 की डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। तो सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 एसोसिएट ऑफ द डेटर मींस क्या है, एक तो ये जो उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर है, ठीक है, जो रिलेटिव है डेटर का, या रिलेटिव है किसके, स्पाउस, डेटर के स्पाउस का, जो पार्टनर है डेटर का, जो स्पाउस या रिलेटिव है जिसके साथ डेटर पार्टनरशिप में है, जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है डेटर का, या जो ट्रस्टी है जिसमें बेनिफिशियरी जो है वो एक डेटर है, ठीक है, या कंपनी जो जहां पर जो है 50% से ज्यादा पावर शेयर कैपिटल है या कंट्रोल है, ये हमारी एसोसिएट की डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 79 सबसेक्शन 2। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एसोसिएट कहां कहां इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए इस डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब। ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 की, जस्ट क्योंकि इसमें ये इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर, ठीक है। अब इसमें रिलेटिव की भी बात आ गई, ठीक है, आगे ना रिलेटिव ऑफ द स्पाउस, तो रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव में मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आ जाएंगे, या वन पर्सन इज रिलेटेड टू द इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। अब ये प्रेस्क्राइब्ड में क्या है, प्रेस्क्राइब्ड की भी हमने एक टेबल दी थी आपको, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब्ड में भी बड़ी लंबी चौड़ी टेबल है, तो वो टेबल मैं दोबारा इसमें इंसर्ट करा दूंगा इसी पीपीटी में, ठीक है। 79 आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ, पर रिकॉर्डिंग में नीचे नहीं जा सकती, फिर 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, आप मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ जरा टेबल मिल जाए तो। कोई नहीं, चलो वो जो है ना, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, वो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, वो मैंने कहीं और दे रखी है आपको, सेबी में भी दी हुई है और भी कई जगह दी हुई है, वो टेबल भी जो यहाँ प्रेस्क्राइब्ड है ना, वो लंबी चौड़ी टेबल है। अब इसके बाद आता है बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट। तो बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट क्या है, जो फीस पेबल टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, फीस पेबल टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जो पेमेंट एंड एक्सपेंसेस रेफर टू सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 5, ये सारे एक्सपेंसेस और जो भी कॉस्ट या एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली रिलेटेबल हैं टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड और रेटिफाइड बाय द कमेटी, ठीक है। कोड का मतलब आईबीसी कोड, ठीक है, कमेटी मींस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो सेक्शन
79 सबसेक्शन 11 में डिफाइंड है। कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है ना, जिसके लिए गारंटी दी है। इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऑथराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि ऑथराइज्ड या सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए जहां पर कंफर्मेशन आ जाए ऑफ सेंडिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्म का क्या मतलब है? फॉर्म का मतलब जो फॉर्म अपेंडेड है इसके साथ। ये वीवो 1951 इज एंटरिंग। मैंने सब पहले भी बोला है भाई, वीवो 1951 के हिसाब से आप एंटर मत करो, आप अपना नाम से एंटर करो। चलो देखते हैं कौन है। पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन entitled to attend a meeting of the committee and includes a creditor, bankrupt, bankruptcy trustee and any other person authorized by the committee to attend such meeting। ठीक है, पार्टिसिपेंट का क्या मतलब है? पार्टिसिपेंट मीन्स ए पर्सन एंटाइटल्ड टू अटेंड ए मीटिंग। ठीक है, उसमें क्रेडिटर भी आ जाएगा, बैंकरप्ट भी आ जाएगा, बैंकरप्सी ट्रस्टी भी आ जाएगा, और जो भी जो पर्सन जो है वो जो ऑथराइज्ड है बाय कमेटी। ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर मींस ए पर्सन रजिस्टर्ड एज सच इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट रूल्स। ठीक है, रिलेटेड पार्टी कौन है? रिलेटेड पार्टी वही जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 24 में डिफाइंड है। ठीक है, सेक्शन मींस सेक्शन ऑफ द कोड। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, सिंपल है, कोई खास बात नहीं। अब सबसे पहले तो बैंकरप्सी ट्रस्टी, जैसे वहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है CIRP में, यहां पर होता है बैंकरप्सी ट्रस्टी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? पहला, कौन एलिजिबल है? पहला तो ये है वो या जो जिस IPE का वो पार्टनर है या डायरेक्टर है। ठीक है, ये हमें मालूम है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो एज एन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो एक IPE के पार्टनर या डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक कौन बार बार एंटर, एंड he the insolvency professional entity of which he is a partner or a director and all the partners and directors of the said insolvency professional entity are independent of the guarantor। ठीक है, तो एक तो ये कि जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट हो रहा है वो खुद, या जिस IPE का वो पार्टनर या डायरेक्टर है, या उस एंटिटी के सारे पार्टनर्स और डायरेक्टर्स वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द गारंटर। ठीक है, मतलब उनका उनसे कुछ रिलेशनशिप नहीं है। ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है उनके अगेंस्ट में। ठीक है, और जो IPE जिस एंटिटी का वो पार्टनर या डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर या पार्टनर है? जो ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है ना, वो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी इन दी बैंक्रप्सी प्रोसेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि किसी पार्टी को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब इंडिपेंडेंस है बेसिकली एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट कब मान लिया जाएगा? या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। एसोसिएट की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली 79(2) में। ठीक है, ऊपर दे रखी है। और रिलेटेड पार्टी नहीं, रिलेटेड पार्टी कहां से आ जाएगा? 524 से आ जाएगा। ठीक है, ही हैज नॉट एक्टेड और इज नॉट एक्टिंग एज IRP, RP और लिक्विडेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट। तो मतलब एक तो कंपनी का IRP, RP या लिक्विडेटर हो गया, एक यहां पर चल रही है, किसके अगेंस्ट में चल रही है? पर्सनल गारंटर टू द कॉर्पोरेट डेटर। तो जो कंपनी का IRP है या RP या लिक्विडेटर, वो यहां पर बैंक्रप्सी ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है, या जो ऑडिटर रह चुका हो ऑफ द गारंटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years shall make a disclosure of remuneration received year wise for such audit to the committee। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो क्या करेगा? वो अपने जो पिछले 3 साल की जो रिमनरेशन रिसीव्ड है ईयर वाइज, उसका अपना वो डिटेल डिस्क्लोजर देगा। ठीक है, जो गारंटर रह चुका। अब इससे आप ये देखिए कि क्या वो बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, इससे तो लगता है कि डिस्क्लोजर दे करके वो बन सकता है, वो इंडिपेंडेंस देखी जाएगी उसकी। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें, एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन हु हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 122 or section 123 on behalf of a guarantor or a creditor as the case may be shall provide a written consent in form A to the adjudicating authority before his appointment as bankruptcy trustee in a bankruptcy process। ठीक है, तो सेक्शन 122 या सेक्शन 123 में जिसने एप्लीकेशन फाइल की है ऑन बिहाफ ऑफ ए गारंटर और ए क्रेडिटर,
ठीक है। तो जब एप्लीकेशन 122 या 123 में होती है तो उस केस में तो अपने आप ही पहले ही कंसेंट चली जाती है, ठीक है ना। तो अगर उसके अलावा कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है तो वो अपनी कंसेंट देगा फॉर्म ए में। इतनी सी बात इसमें कही गई है। फीस क्या होगी? फीस के लिए पूरी टेबल दे रखी है, या जो डिसाइडेड बाय द कमेटी होगी, ठीक। In all cases other than those covered, the bankruptcy trustee shall be as a percentage of the amount realized from the estate of the bankrupt, और जो रियलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, ये शेड्यूल 1 में पीछे टेबल दे रखी है, वहां उसके हिसाब से फीस उसकी होगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट, ये पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजरल है, इसमें कुछ समझने वाली बात मुझे तो लगी नहीं, है ना। बट कुछ मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इसको जरा बता दो, तो मैं कहा चलो इस पे कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ए बैंक्रप्सी ट्रस्टी, बेसिकली तो रट्टे मारने वाली बात है, इसमें याद करने की चीजें हैं। और याद करने का प्रोसेस क्या है कि आप ना इस प्रोसीजर के लिए एक टेबल बना लो और दूसरी टेबल बना लो जो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स की जो बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी है, उससे उसको कंपेयर कर लो वर्ड बाय वर्ड, कॉलम बाय कॉलम। ए बैंक्रप्सी, मैं भी कोशिश करूंगा इसका बना दूं, लड़के को बोलूंगा ए बैंक्रप्सी ट्रस्टी में अपॉइंट अकाउंटेंट, वो सारे ये इनको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है। और ये सारा जो रिकमेंडेशन होगी ये इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस, ठीक है। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अंडर दिस रेगुलेशन, कौन कौन से अपॉइंट नहीं हो सकते। अब इसमें एक बात आप ये खास तौर से गौर करना कि जैसे कह रहा है कि भाई जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स की कॉस्ट है वो बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लेकिन आप इसको कंपेयर कीजिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट से, ठीक है ना, कि वहां पर जो है वहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कॉस्ट जो है सीआईआरपी का पार्ट बनती है कि नहीं बनती, ठीक है, वो चीज चेक करना, मेरे हिसाब से नहीं बनती। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अंडर दिस, इस तरह से याद होता है, मतलब आप चेक कर लेना उस पॉइंट को, मैंने आपके लिए छोड़ दिया वो पॉइंट। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी अपॉइंटेड अंडर दिस रेगुलेशन, नेमली ए रिलेटिव ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है मतलब उसका वो अपने रिलेटिव को प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है। रिलेटिव की डेफिनेशन दे ही रखी है हमारे को, ठीक है ना, या वो पार्टनर या डायरेक्टर हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का, जिसमें वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी पार्टनर या डायरेक्टर है, ठीक है, या जो आईआरपी है, आरपी है, या लिक्विडेटर है कॉर्पोरेट डेटर का, या फिर बैंक्रप्ट का कोई एसोसिएट है, ठीक है। एसोसिएट की हमने डेफिनेशन देख ली 79(2) में, या फिर वो रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर की, ठीक है ना। तो उस केस में वो क्या होगा, उस केस में वो प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये लोग जो है प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो सकते जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंक्रप्सी ट्रस्टी से कुछ रिलेशनशिप, ठीक है, उसका रिलेटिव है, उसका पार्टनर है, डायरेक्टर है जिस आईपी में वो पार्टनर है, ठीक है ना, इस तरह से। या कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि आईआरपी है, आरपी है, या लिक्विडेटर है कॉर्पोरेट डेटर का, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर ना तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट हो सकता, ना ही प्रोफेशनल अपॉइंट हो सकता, ठीक है, ये मतलब। Before appointing a professional under sub-regulation 1, the bankruptcy trustee shall obtain a disclosure of details of the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the creditors, bankruptcy trustee, corporate debtor or the bankrupt. ठीक है भाई, यही रिलेटेड पार्टी हो सकती है। एक तो क्रेडिटर होगा जिसने पैसे लेने हैं, एक बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो यहाँ प्रोफेशनल है, एक जो कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है, जिस कंपनी से पैसे लेने हैं, और या बैंक्रप्ट है फ्रॉम दी प्रोफेशनल। तो ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी ये उस प्रोफेशनल से ये डिक्लेरेशन ले लेगा कि भाई किसी के साथ भी आपका कोई फाइनेंशियल या पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तभी उसको प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा। फिर रजिस्टर एंड बुक्स, वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बैंक्रप्ट आर इनकम्प्लीट, अगर जो बैंक्रप्ट है, ये बैंक्रप्सी किसकी चल रही है, ये चल रही है पर्सनल गारंटर की, ठीक है ना, अगर उसकी बुक्स इनकम्प्लीट है तो उनको कंप्लीट करा लेगा, ठीक है, उसके लिए कैश बुक लेजर वगैरह मेंटेन करेगा, ठीक है। और अगर उसको उसका बिजनेस चलाना है जो बैंक्रप्ट का, तो उस केस में क्या करेगा, उसके लिए सेपरेट बुक्स रखेगा, ठीक। और जो भी इट शैल कीप रिसीट्स फॉर ऑल द पेमेंट्स मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट देगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है, किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है, और कमेटी को। कमेटी कौन सी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा, फाइनल रिपोर्ट देगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो इसको देनी है कितने में, 90 डेज में, ठीक है।
अब ये जो 90 डेज का पीरियड है इसको आप दूसरे से कंपेयर कीजिए, जो वहां पर जैसे बाकी जगह पे वो कितने दिन में रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल सेंड ए कॉपी ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू द बैंकरप्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो 90 डेज में देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उसकी कॉपी बैंकरप्ट को भी देगा, ठीक है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है इसमें ये डिटेल जाएंगी, क्या क्या डिटेल जाएंगी, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उस बैंकरप्ट की, ठीक है। अगर उसको लगता है कि बुक्स रिलायबल नहीं है तो वो अपने बेसिस पे एस्टिमेट या रिलायबल रिकॉर्ड्स के बेस पे बना देगा रिपोर्ट, ठीक है। और फिर वो बताएगा कि प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट इंक्लूडिंग द टाइमलाइन in which it is proposed to be carried out and the estimated cost। तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सारी कहानियां ये बताएगा कि भाई इसके पाले क्या है क्या नहीं। एनी फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स, बिजनेस और अफेयर्स ऑफ द बैंकरप्ट, ये कहेगा भाई ये जो इसके एसेट्स हैं अभी यहाँ तो नजर नहीं आ रहे पर मुझे फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, मैं ट्रांजेक्शन ऑडिट कराऊंगा, देखता हूँ कहाँ है इसके एसेट्स। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स व्हिच आर इंटेंडेड टू बी रियलाइज्ड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ द एसेट्स वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 33, intended manner of realization, expected amount, any other information that may be relevant, details of the excluded assets and other assets, ठीक है। excluded assets हमने पहले ही देख लिए थे, ठीक है ना। excluded assets कौन से होते हैं, excluded assets होते हैं जो unencumbered होते हैं, ठीक है, जिसपे कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं होता, और वो पर्सनल ड्वेलिंग यूनिट हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, कोई कार यूज फॉर प्रोफेशनल व्हीकल्स यूज फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, वो सब चीजें उसमें एक्सक्लूडेड एसेट्स में आते हैं। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स को पढ़ा था, ठीक है, वो वहां पर भी आपको उसमें भी मिल जाएगा। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शैल बी यहाँ पर भी बार बार उसकी रेफरेंस कर रहा हूँ, वो चैप्टर 3 से ही तो आ रही ना चीजें। The preliminary report shall be confidential during the bankruptcy process unless the adjudicating authority permits any person to access it subject to such terms and conditions as it may। तो ये confidential रहेगी, ठीक है। अगर उसको लगता है इसके अल्ले पल्ले कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो क्या कहेगा, अर्ली कंप्लीशन करो जी इसका। तो एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और एनी टाइम इफ इट अपीयर्स टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी को लगता है कि भाई जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं दे आर इनसफिशिएंट टू, इसे बैंक्रप्सी प्रोसेस की कॉस्ट ही कवर नहीं होगी, मिलॉर्ड मेरी फीस नहीं कवर होगी इसमें, इसके पीछे क्यों पड़े हो, छोड़ो इसको। The affairs of the bankrupt do not require further investigation. He may apply to the adjudicating authority for an early discharge order, ठीक है। ये फिर अब क्या करेगा, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देगा पीरियोडिकली, कब कब देगा, 15 दिन के अंदर, आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। और अगर मान लो बीच में अगर कोई बैंक्रप्सी ट्रस्टी चेंज हो गया तो वो कब तक फाइल करेगा, अप टू द डेट ऑफ हिज सो सीजिंग विद इन 15 डेज ऑफ सच सेसेशन, ठीक है। तो जब उसने जब बंद हुआ तब से 15 दिन तक रिपोर्ट वो देगा। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल सेंड ए कॉपी ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द बैंकरप्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन, ठीक है। उसको भी रिपोर्ट की कॉपी देगा, बैंकरप्ट को भी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तो देगा ही देगा और इस बैंकरप्ट को भी देगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा जो अपॉइंटमेंट है, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जो प्रोफेशनल्स उसने अपॉइंट किए, डिपेंड करेगा ना जो पर्सनल गारंटर का बिजनेस कितना है उसके हिसाब से, अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेगा, जरूरत होगी तो बुक्स कंप्लीट कराएगा, ये सब चीजें। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस इन द बैंक्रप्सी प्रोसेस कंटेनिंग, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो डिविडेंड का, ये मतलब वो शेयर वाला डिविडेंड नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि जो हलवा वहां से निकल रहा है उसको कैसे बांट रहे हैं। एनी मटेरियल चेंज इन द एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन फॉर एनी एसेट एंड बेसिस फॉर सच चेंज, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में देखा था कि उसको एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन देना है, तो अगर उसको लगता है कि भाई उसने प्रोफेशनल्स वगैरह अपॉइंट किए, उन्होंने सब चीजें देखी वाली इसकी, उन्होंने लगता है कि मटेरियल चेंज हो गया एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन में, तो वो भी ये अपनी रिपोर्ट में बताएगा, ठीक है। एनी मटेरियल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द बैंकरप्ट एट बेसिस फॉर सच चेंज, ठीक है। जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में बताया था, अगर उससे वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी में कोई मटेरियल चेंज आया है, ठीक है ना, तो वो भी बताएगा। एनी मटेरियल चेंज ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी बातें वो अपनी जो पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें बताएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड प्रॉपर्टी मेड टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट रिमेन्स टू बी रियलाइज्ड, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, ये सारी बातें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखेगा, ठीक है। फिर एसेट सेल रिपोर्ट देगा वो। एसेट सेल रिपोर्ट में क्या बताएगा, जो भी एसेट्स उसने बेचे उसकी रियलाइज्ड वैल्यू क्या थी,
उसकी कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या है, मैनर एंड मोड ऑफ रियलाइजेशन क्या है, इंक्लूडिंग डिटेल्स एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, शेड्यूल 2 हम बाद में देखेंगे। उसके बाद रीजंस फॉर एनी रिडक्शन इन द रियलाइजेबल वैल्यू कंपेयर टू द वैल्यू मेंशन्ड इन द प्रीलिमिनरी। तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से बार बार उस चीज को कंपेयर कर रहा है कि अगर उसमें रियलाइजेशन वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है, और अब जो है उसकी वो रियलाइजेबल वैल्यू कम मिली, तो उसका रीजन बताएगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द पर्सन्स इन फेवर ऑफ होम द प्रॉपर्टी हैज बीन रियलाइज्ड। ठीक है, details of fees and remuneration due to it received by the bankruptcy trustee along with the description of the activities carried out by, भाई उसको कितनी फीस मिली, ठीक है, और जो उसने काम किया वो क्या था, ये सब भी बताएगा। प्रोफेशनल्स को कितनी फीस दी, उन्होंने क्या काम किया, ये बताएगा। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी इन रिलेशन टू द बैंक्रप्सी प्रोसेस और स्टेटस ऑफ एनी मटेरियल लिटिगेशन बाय और अगेंस्ट द बैंक्रप्ट। तो बैंक्रप्ट के अगेंस्ट में या उसने कोई मटेरियल लिटिगेशन चल रहा है तो उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट्स रिलेशन टू डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। ओनरस प्रॉपर्टी मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बहुत पहले भी डिस्कस हुआ है। तो ओनरस प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनरस प्रॉपर्टी होती है जिसमें फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट्स इन रिलेशन टू डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टीज और लीज होल्ड। तो ओनरस प्रॉपर्टी वो होती है कि जिसमें जो ऑब्लिगेशन है वो ज्यादा होता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसमें म्युनिसिपल चार्जेस हैं या कोई लीज रेंटल देने हैं, वो तो ज्यादा है और उस प्रॉपर्टी से रिलेशन कम हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम भी किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखेगा फाइलिंग ऑफ एंड डेवलपमेंट्स रिलेशन टू डिस्क्लेमर। अगर उसने कोई डिस्क्लेम कर रखी है ओनरस प्रॉपर्टी या लीज होल्ड इंटरेस्ट या कोई ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 164, 165 या 167, ठीक है ना, तो उसकी बात ये करेगा। 164, 165, 167 में कौन सी ट्रांजैक्शन है, वही अंडर वैल्यूड, प्रेफरेंशियल, एक्सटॉर्शनेट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट। Accounts maintained by the bankruptcy trustee showing the receipts and payments made during the period of the report as well as cumulative receipts। तो cumulative भी दे बताएगा और जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना, तो फॉर द क्वार्टर दे देगा और अप टू द क्वार्टर भी दे देगा। एनी अदर रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक्रप्सी प्रोसेस एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द फोर्थ क्वार्टर। जो फोर्थ क्वार्टर होगा वो क्या करेगा, उसमें ऑडिटेड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये भी कॉन्फिडेंशियल रहेगी ड्यूरिंग बैंक्रप्सी प्रोसेस। ठीक है, तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो परमिट कर सकती है किसी पर्सन को देखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतनी सी बात कही गई, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें इलस्ट्रेशन दे दी, इलस्ट्रेशन दे दिया कि जैसे हमने बताया कि भाई जैसे अब वो 13 फरवरी को अपॉइंट हुआ, ठीक है ना, एक बंदा बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट हुआ 13 फरवरी को और उसका टर्म एक्सपायर हो गया 12 फरवरी 2021 को। तो पहले ये क्वार्टर वाइज चलेगा। ठीक है, क्वार्टर हमें पता ही अप्रैल टू मार्च, जुलाई अपना अप्रैल टू जून, इस तरह से चलते हैं। तो जो पहला क्वार्टर होगा उसका 13 फरवरी टू 31 मार्च को, उसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दे रही है, 15 अप्रैल को दे देगा। अप्रैल टू जून की 15 जुलाई को, जुलाई टू सितंबर की 15 अक्टूबर को, अक्टूबर टू दिसंबर 15 जनवरी। अब वो 12 फरवरी को उसका टर्म एक्सपायर हो गया, तो 12 फरवरी से 15 दिन ले लेने आपको। तो 12 फरवरी से 15 दिन बचते 27 फरवरी को, 27 फरवरी तक वो रिपोर्ट अपनी दे देगा। ठीक है, और ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ रिसीट बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट कैसे देने उसको, 13 फरवरी, इस पे सवाल पूछ सकता है, लेकिन 13 फरवरी से अगर 31 मार्च के अकाउंट है उसको 15 अप्रैल तक देने हैं, और अप्रैल टू जून वाले कब देने हैं, उसको 15 जुलाई को देने हैं। ठीक है जी, इतना ही है बस। अब फिर फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट में क्या कहेगा, फाइनल रिपोर्ट में ये कहेगा और द कंप्लीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट। ठीक है, एक तो उसके एसेट्स जो कैसे रियलाइज हुए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ द, अब बैंकरप्ट को डिस्चार्ज ऑर्डर भी तो इशू करना ना, तो उसके भी डिटेल जाएंगे। कोई अनक्लेम डिविडेंड है तो वो क्या है, कोई सरप्लस अगर है तो उसको कैसे देना है। इफ द बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एक्सीड्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइडेड इन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, तो उसका रीजन देगा। ठीक है, और ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी इट शैल फाइल द फाइनल रिपोर्ट विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 138। ठीक, द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल फाइल द फाइनल, ठीक है, ये हो गया।
फिर पर्सन्स टू एक्सटेंड कोऑपरेशन, ये सारे बैंक्रप्सी ट्रस्टी को कोऑपरेट करेंगे। बैंक्रप्सी ट्रस्टी कौन है? बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ठीक है ना। तो बैंक्रप्ट जो है, जो कुछ के क्रेडिटर हैं, एम्प्लॉइज वर्कमैन हैं, पार्टनर हैं, ऑडिटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आरपी है, ठीक है, या प्रीवियस बैंक्रप्सी ट्रस्टी है बैंक्रप्ट का, आईआरपी, आरपी, और जो लिक्विडेटर है कंपनी का, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द बैंक्रप्ट, ठीक है। तो इनसे अगर कोऑपरेशन नहीं मिलता तो ये क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोल देगा कि भाई मेरे को नहीं कोऑपरेशन मिल रहा, ठीक है ना। तो ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अब ये इसको, ये जो है आपको प्रिजर्व करने हैं एज पर द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल एज कम्युनिकेटेड बाय द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, ठीक है। तो आईपीए की कंसल्टेशन में बोर्ड विल कम्युनिकेट द रिटेंशन शेड्यूल, कैसे कैसे ये रिकॉर्ड्स आपको रिटेन करने हैं। क्लेम्स की बात आती है, चैप्टर 3 इसमें बात करता है फिर क्लेम्स की। क्लेम्स में क्या कहता है? एक तो फ्यूचर क्लेम्स है। A person who is entitled to distribution in the same manner as any other creditor may submit a claim which is not due and payable on the bankruptcy commencement date. भाई कोई क्लेम ऐसा हो सकता है जो bankruptcy commencement date पर ड्यू नहीं हो, ठीक है ना, जो ड्यू एंड पेबल नहीं है, वो फ्यूचर क्लेम है, ठीक है ना। तो वो अपना क्लेम सबमिट कर सकता है। तो subject to any contract to the contrary, the person under sub regulation 1 shall be entitled to the principal amount and the interest that has accrued till the बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। भाई कई बार ऐसा होता है ना, मान लो लोन 3 साल बाद पेबल है, तो अपना क्लेम तो वो सबमिट करेगा ना। वो क्लेम उसके लिए क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो इंटरेस्ट उसका बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट तक आ गया उतना वो क्लेम सबमिट कर देगा अपना, ठीक है। और मान लीजिए किसी के पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, किसी के पास कोई चेक पड़ा हुआ, ठीक है ना। वेरी पर्सन सीक्स टू प्रूव ए क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच द बैंक्रप्ट इज लायबल, ए सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द सेम शैल अकम्पनी द क्लेम, तो उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी लगाएगा, ठीक है। फिर पीरियोडिकल क्लेम, पीरियोडिकल पेमेंट्स, अगर इन केस ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड सच अदर पेमेंट्स ए पर्सन मे क्लेम ओनली फॉर एन अमाउंट ड्यू एंड अनपेड टू द अप टू द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो जो भी अमाउंट ड्यू है और जो अनपेड है अप टू बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, उसी के लिए वो क्लेम सबमिट अपना कर सकता है, नेचुरल है, फ्यूचर के लिए थोड़ी करेगा। यहाँ फ्यूचर क्लेम की जहां तक बात है, फ्यूचर क्लेम में वही है जो नॉट ड्यू एंड पेएबल है, ठीक है, दे तो उसने रखे ही ना। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम ऑफ क्लेम, वेयर द अमाउंट क्लेम्ड बाय ए क्लेमेंट इज नॉट प्रिसाइज, ठीक है, भाई क्वांटिफाइबल नहीं है तो वो बेस्ट एस्टिमेट कर लेगा। अगर फॉरेन करेंसी में है तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इंडियन करेंसी में, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एज ऑन द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। और ऑफिशियल एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है? ऑफिशियल एक्सचेंज रेट का मतलब है रेफरेंस रेट पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिराइव्ड फ्रॉम सच रेफरेंस रेट। इसको आप और थोड़ा सा खोज सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये टीटी सेलिंग रेट होगा इसमें, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा कि एक दो तरह के रेट होते हैं, टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट। मेरे हिसाब से टीटी सेलिंग रेट होगा इसमें। ट्रांसफर ऑफ डेट ड्यू टू क्रेडिटर्स, अगर किसी क्रेडिटर ने असाइन कर दिया अपना या ट्रांसफर कर दिया डेट टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द बैंक्रप्सी प्रोसेस पीरियड, ठीक है, तो दोनों पार्टीज अपनी डिटेल्स देंगी बैंक्रप्सी ट्रस्टी को, ठीक है। द टर्म्स ऑफ सच असाइनमेंट और ट्रांसफर एंड द आइडेंटिटी एंड डिटेल्स ऑफ द असाइनी और ट्रांसफर, ठीक है। ये क्योंकि ये बैंक्रप्सी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो बैंक्रप्सी प्रोसेस पीरियड में भाई उसने एक लिस्ट बना रखी है क्लेम्स की, ठीक है ना। तो किसी क्रेडिटर ने क्या किया, अपना डेट असाइन कर दिया दूसरे को, तो वो नेचुरली अपनी डिटेल बताएगा ना सारी, ताकि उसका नाम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उस कमेटी में। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल नोटिफाई ईच क्रेडिटर एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ एनी रिजल्टेंट चेंज इन द कमेटी, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर वो बता देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर लिस्ट बनेगी पूरी विद इन द टाइमलाइन मेंशन्ड इन सेक्शन 132 containing the following details, उसके नाम आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम, एडमिटेड सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, अगर उसका क्लेम रिजेक्ट किया तो उसके क्या रीजन थे, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपको 3 दिन के अंदर बताना, विद इन 3 days फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। और अगर जब उसको प्रूफ मिलेगा तो मॉडिफाई कर सकता है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को। और आपको within 15 days from the last date of receipt of proof of debt under intimation to other creditor, आपको अगर modified list जो है adjudicating authority को देनी है, ठीक है, जब आपको मिलती है।
और उसमें नेचुरली जो पहले डिसीजन ले चुके उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सीओसी में भी होता है कि भाई जो क्लेमेंट जब एंटर करता है उसके बाद वाले डिसीजंस उस पर एप्लीकेबल होते हैं और पुराने वाले डिसीजन में वो कोई उंगली नहीं कर सकता। The list of creditors as modified from time to time and filed with the adjudicating authority shall be available for inspection। ये जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रहेगी। कोई असाइनमेंट हो गया, ठीक है, कोई नया आ गया, अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द पर्सन जिन्होंने क्लेम सबमिट किए हैं उनको, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं, गारंटर्स हैं बैंक करप्ट के उनको, एंड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। अगर बैंक करप्ट की कोई वेबसाइट है तो उस पर भी ये डिस्प्ले होगी, ठीक है। फिर मीटिंग्स कैसे होगी और वोटिंग कैसे होगी। इसमें ये कहता है कि नोटिस फॉर मीटिंग, ठीक है, जब जरूरत होगी 33% वोटिंग शेयर वाले मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं, ठीक है भाई। 33% जो है क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई मीटिंग कॉल करो, या जब भी जरूरत हो तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी उसकी मीटिंग कन्वीन कर सकता है, ठीक है। नोटिस दिया जाएगा कहां पर, एट द एड्रेस प्रोवाइडेड टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। बैंक्रप्सी ट्रस्टी को उन्होंने अपने क्लेम में और एड्रेस दिया होगा, ठीक है ना, तो वहां पर ये सर्व होगा। ए मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी कन्वीन्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ 7 डेज। इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और सच अगर नोटिस एज डिसाइडेड बाय द कमेटी प्रोवाइड इज ये इट शैल नॉट बी लेस देन 48 आवर्स, ठीक है। नॉर्मली 7 डेज का नोटिस है, 48 आवर्स से कम के नोटिस पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब नोटिस में क्या रहेगा, नोटिस में रहेगा वेन्यू, टाइम, डेट और जो ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शंस क्या रहेंगी भाई, पर्सन में अटेंड कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर सकते हो, प्रॉक्सी में कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है वो अपना वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं, इन पर्सन, थ्रू प्रॉक्सी, इलेक्ट्रॉनिक मींस या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सी, ठीक है। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल कैरी द एजेंडा। नोटिस में क्या रहेगा, उसमें एजेंडा रहेगा। एजेंडा में क्या क्या होगा, जो मैटर डिस्कस करने हैं वो, लिस्ट ऑफ इश्यूज जिसपे वोटिंग होनी है वो, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेशन टू द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एंड इश्यूज टू बी वोटेड अपॉन, ये भी सारे इसमें रहेंगे, ठीक है। जो मैटर डिस्कस करने हैं या जिन पर वोटिंग होनी है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी एजेंडा में जाएंगे, ठीक है। इफ एन ऑप्शन टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज मेड अवेलेबल, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की ऑप्शन दी गई है तो वहां पर क्या रहेगा, एक तो इसमें ये चीज याद में रखने वाली है कि एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा उनको, जो अगर कोई वहां पर टेक्निकल ग्लिच आए तो उसको कौन अटेंड करेगा, ठीक है। ये तो चीज आप याद रख सकते हो। तो पहला तो ये है कि स्टेट द प्रोसेस एंड द मैनर फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। भाई कैसा प्रोसेस होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कैसे अटेंड करोगे, आपको लॉगिन आईडी दिया जाएगा, डिटेल्स ऑफ ए फैसिलिटी, पासवर्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है, इन ए सिक्योर मैनर। और एक आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी, हु शैल एड्रेस द क्वेरीज कनेक्टेड विद द वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑप्शन दी गई है टू कास्ट वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, ठीक है ना, तो नोटिस ऑफ मीटिंग में ये वही सेम चीज है, वो जो ऊपर वाला है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मींस है, वही प्रोसेस, मैनर ऑफ कास्टिंग, लॉगिन आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, हु विल एड्रेस क्वेरीज। कोरम, कोरम में क्या है, अगर कोई मीटिंग वांट ऑफ कोरम से नहीं हो सकती तो उस केस में क्या होगा, सेम टाइम एंड प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे, और उसमें जो भी पर्सन प्रेजेंट होंगे वही कोरम मान लिया जाएगा, ठीक है। द bankrupt shall attend a meeting which the bankruptcy trustee may by notice require him to attend and any adjournment thereof, ठीक है। तो बैंक्रप्ट जो है उसको भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी उसको भी नोटिस देगा रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड, ठीक है। फिर कंडक्ट ऑफ मीटिंग कैसे होगा, वो नेचुरली ही विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। जैसे सीओसी में कौन चेयरमैन होता है, जो आरपी होता है, इसी तरह से यहाँ पर जो चेयरमैन कौन प्रिजाइड करता है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। सबसे पहले वो रोल कॉल लेगा, ठीक है। When every participant, including those attending by proxy or through video conferencing, shall state for the record the following: अपना नाम बताओ, कैपेसिटी, क्रेडिटर ही इज रिप्रेजेंटिंग इफ एप्लीकेबल, ठीक है। दैट मतलब कोई प्रॉक्सी होगा, भाई कोई कहेगा मैं प्रॉक्सी हूं, तो जिस जिस क्रेडिटर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी नाम बताएगा ना। दैट ही हैज रिसीव्ड द एजेंडा एंड ऑल द रेलेवेंट मटेरियल फॉर द मीटिंग, तो उसको एजेंडा मिल गया, ठीक है। उल्टा पूछ लेते हैं, किसी को नहीं मिला बता दो। आफ्टर द रोल कॉल द bankruptcy trustee shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete, ठीक है। तो रोल कॉल पहले ले लिया, रोल कॉल में नाम वगैरह किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब पूछ लिया,
उसके बाद में जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, इट शैल इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन जो प्रेजेंट है, और कंफर्म करेगा क्या कोरम कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है। अब ये कोरम जो है पूरी मीटिंग में रहना चाहिए, ये नहीं है कि भाई इसको कम नहीं हो सकता, बीच में कोई जा नहीं सकता उसमें से। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग टिल इट्स कंक्लूजन नो पर्सन अदर देन द पार्टिसिपेंट्स एंड एनीदर, ना कोई आ सकता, whose presence is required shall be allowed access to the meeting without the permission of the bankruptcy trustee. ठीक है। The bankruptcy trustee, गुप्ता जी मल्टीपल हाँ प्रॉक्सी, हो सकता है क्या एक आदमी? भाई देखिए ऐसा है, जो प्रॉक्सी वाले रूल्स है ना वो हाँ, कंपनी एक्ट के हिसाब से चलते हैं। तो कंपनी एक्ट में तो ये है 50% के लिए सही है क्या? proxy हो ओके, सकता है। हाँ तो वही है तो फिर ठीक है, इसके लिए मैं पूछा। हाँ वही है, इसमें तो अलग से कुछ लिखा नहीं है। Okay. The bankruptcy trustee shall ensure that minutes are made in relation to each meeting of the creditors and are circulated to all participants by electronic means within 48 hours में उसको मिनट्स जो है सर्कुलेट करने हैं। ठीक है। वोटिंग शेयर क्या होगा? वोटिंग शेयर होगा इन प्रोपोर्शन टू द डेट ओड। ठीक है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो सिक्योर्ड डेट है या अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो क्या उसने सिक्योरिटी अपनी रिलिंक्विश कर दी है या नहीं कर दी। ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्या होगा? जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसका। ठीक है। इफ एनी, इफ इट हैज ऑप्टेड टू एनफोर्स इट्स सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर भी ऐसा हो सकता है ना कि उसके पास जो सिक्योरिटी है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है ना। तो जो उसका अनसिक्योर्ड पार्ट है उसके लिए वो वोट कर सकता है यहाँ पर। ठीक है। और जिसने अपना रिलिंक्विश कर दिया, ये क्या होगा उसकी, इट विल बी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डेट रिलिंक्विश्ड। ठीक है। Voting by the committee. The bankruptcy trustee shall take a vote of the creditors present in the meeting on any item listed for voting after discussion. ठीक है। और इसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग बना देगा, नेम्स ऑफ क्रेडिटर जो इन्होंने फॉर वोट किया, अगेंस्ट वोट किया, या जिन्होंने वोट ही नहीं किया। ठीक है ना, ये सब चीजें। और ये मिनट्स आपको सर्कुलेट कर देगा विद इन 48 आवर्स। ठीक है। He will seek a vote on the items listed for voting in the meeting from the creditors who were not present in the meeting or did not vote at the meeting by electronic means. ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए जो कुछ आए ही नहीं, ठीक है, जो मीटिंग में नहीं थे, या जिन्होंने वोटिंग में जहां इन्होंने मीटिंग में वोट नहीं किया, उनके लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओपन कर सकता है एटलीस्ट 24 आवर्स फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ द मिनट्स। ठीक है। Unless otherwise provided in the code, any decision of the committee shall require approval of more than 50% को, जो भी है मतलब 50% से कम पे कोई भी डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है। अब जब वोटिंग कंप्लीट हो गई, शुरू में वोटिंग कंप्लीट हो गई या बाद में, जब जो प्रेजेंट नहीं थे मीटिंग में या जिन्होंने वोट नहीं किया, उनसे 24 आवर्स तक ओपन कर देगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में जो भी फाइनल वोट आए 50% से कम नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये है। और जो भी डिसीजन हुआ वो उसको क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा डिसीजन। ठीक है। दोनों चीजों को कंसिडर करेगा, वोटिंग एट द मीटिंग एंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन जो बाद में हुई विद इन 24 आवर्स। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल सर्कुलेट ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड मेड अंडर सब रेगुलेशन 5 टू ऑल पार्टिसिपेंट। वो 24 आवर्स का, यहाँ पर 24 आवर्स का है। ठीक है। तो ये जो कॉपी जो भी वोटिंग का रिकॉर्ड है वो 24 आवर्स में सर्कुलेट करेगा। ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग सर्कुलेट कर रहा है 48 आवर्स में, और यहाँ पर ये जो वोटिंग का बात है वो कर रहा है सर्कुलेट कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ये 24 आवर्स में। वोटिंग बाय प्रॉक्सी। ठीक है। ए क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू वोट शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ए प्रॉक्सी। ठीक है। तो क्रेडिटर जो है अपना कोई प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो कि एसोसिएट नहीं होना चाहिए बैंकरप्ट का। ठीक है। तो क्रेडिटर शैल डिलीवर फॉर्म बी, तो फॉर्म बी देगा ड्यूली कंप्लीटेड। ठीक है। 24 आवर्स पहले देगा प्रायर टू द मीटिंग। ए प्रॉक्सी में वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर। ठीक। फिर चैप्टर 5 है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। भाई सेल कैसे होगी? सेल में ये ज्यादातर तो ये है कि ऑक्शन के थ्रू होगी। ठीक है। प्राइवेट सेल हो सकती है अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, या उनकी वैल्यू डिटीरियोरेट करेगी सिग्निफिकेंटली, या जो सेलिंग प्राइस है वो हायर है इन द देन द रिजर्व प्राइस। एक बार ऑक्शन हो चुकी है। ठीक है। और उस ऑक्शन में रिजर्व प्राइस भी नहीं आया। ठीक है। और अब जो प्राइस आ रहा है
एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जी मेरी ना हाँ जी। तो अब एक बार ऑक्शन हो चुकी, उस ऑक्शन में रिजर्व प्राइस भी नहीं आया, अब जो रिजर्व प्राइस से हायर मिल रहा है तो कर सकता है प्राइवेट सेल में। ठीक है, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट परचेज और एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकरप्ट। किस किस केस में भाई? या तो जो बैंकरप्सी ट्रस्टी नहीं परचेज कर सकता, या उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर आईपी, ठीक है ना, जिसका वो पार्टनर या डायरेक्टर, वो ये जो है दे विल नॉट एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकरप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, उनको अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो प्रोफेशनल अपॉइंट किया वो भी नहीं कर सकता ऐसे। इन लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो। ठीक है, कोई क्रेडिटर है या एसोसिएट है बैंकरप्ट का, एनी कंपनी वेयर द बैंकरप्ट और क्रेडिटर इज ए प्रमोटर और डायरेक्टर, बैंकरप्सी ट्रस्टी शैल नॉट प्रोसीड विद द सेल इफ ही हैज रीजन टू बिलीव। अगर वो सोचता है कि भाई ये कुछ लोग मिले हुए हैं, तो वो फिर सेल नहीं करेगा। अगर उसको लगता है कि बायर्स आपस में मिले हुए हैं, या इन 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 लोगों में से कुछ भी लोगों के आपस में कोल्यूजन है, तो वो क्या करेगा? ही विल नॉट प्रोसीड विद द सेल। बायर्स के बीच में बैंकरप्ट है, क्रेडिटर्स है, या एसोसिएट है, कॉर्पोरेट डेटर है, रिलेटेड पार्टी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, भाई आप बताओ मिला, मेरे को तो लगता है सब मिले हुए आपस में। फिर एक्विजिशन एटसेट्रा ऑफ आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एक बार बैंकरप्सी प्रोसेस शुरू हो गया, उसके बाद में जो प्रॉपर्टी एक्वायर हुई उसका क्या होगा, ये उसकी बात करता है। आफ्टर ए नोटिस इज गिवन बाय द बैंकरप्ट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 150, he shall not part with any increase in his income or dispose of any property acquired without the prior permission of the adjudicating authority। ठीक है, जो बाद में जब उसको नोटिस मिल गया सेक्शन 150 सबसेक्शन 2 वाला, उसके बाद में अगर कोई इंक्रीज इन इनकम हुआ है या प्रॉपर्टी हुई तो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, ये है। ठीक है, अगर वो कर देता है डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर गिविंग द नोटिस, he shall within 7 days from such disposal disclose to the bankruptcy trustee the relevant details of the person to whom the property has been transferred। ठीक है, and shall also provide any other information which may be necessary to enable the bankruptcy trustee to trace the property and recover it for the purpose of bankruptcy estate। ठीक है, अगर जो बैंकरप्ट है उसने कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है बिफोर गिविंग द नोटिस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 150। ठीक है, एक बार सेक्शन 150 सबसेक्शन 2 को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। सेक्शन 150 सबसेक्शन 2 ये कहता है, द बैंकरप्ट शैल गिव नोटिस ऑफ द इंक्रीज इन इनकम और एक्विजिशन और डेवल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 विद इन 7 days ऑफ सच इंक्रीज। ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करता है। तो उस केस में 7 दिन के अंदर वो बैंकरप्सी ट्रस्टी को बताएगा, भाई मैंने इसको बेची है, और उसको रिकवर करेगा बैंकरप्सी ट्रस्टी। एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बैंकरप्सी ट्रस्टी इन ब्रिंगिंग बैक एनी अमाउंट और एंटाइटल इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द बैंकरप्सी प्रोसेस कॉस्ट। तो इस पर भी ना बैंकरप्सी प्रोसेस कॉस्ट और जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, इसको भी हमें थोड़ा क्रिटिकली देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। कई बार ना हमें डिफरेंस मिलता है इसमें। उसके बाद डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ओनरस प्रॉपर्टी जो उसको डिस्क्लेम कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग उस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, कई बार मान लो गांव की प्रॉपर्टी है, अब कोई गांव में रहता है, वो कहता है भाई तुम्हारे लिए ओनरस होगी, मैं इसको ले लूंगा। ठीक है ना, तो बैंकरप्सी ट्रस्टी शैल नोटिफाई द बैंकरप्ट एंड द पर्संस इंटरेस्टेड इन द ओनरस प्रॉपर्टी in respect of the proposed disclaimer at least 7 days prior to serving the notice of disclaimer। तो डिस्क्लेम करने से पहले जो पर्सन इंटरेस्टेड है और जो बैंकरप्ट है उनको बताएगा, भैया ये प्रॉपर्टी में डिस्क्लेम करने जा रहा हूं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन अंडर सब रेगुलेशन 1 इट शैल कंटेन द इंटेंशन ऑफ द बैंकरप्सी टू डिस्क्लेम। ठीक है, जो प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी डिस्क्लेम्ड है और डिटेल्स ऑफ इंटरेस्टेड पर्संस। ठीक है, और आपको जो नोटिस है अंडर सबसेक्शन 1 इट शैल बी फाइल्ड विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 3 days ऑफ गिविंग सच नोटिस टू द पर्संस मेंशन्ड देयरइन। ठीक है, an application under section 1 of section 163 shall be made within 30 days of the applicant becoming aware of the
disclaimer or from the date of the notice of the disclaimer under subsection 1 of section 160 whichever is earlier. ठीक है, तो ये पर्सन इंटरेस्टेड कौन है? ये वो है जिसका कोई उसमें इंटरेस्ट है उस डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी में, ठीक है, या जिसकी कोई लायबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओनर्स प्रॉपर्टी, या जो डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी है वो ड्वेलिंग हाउस है, एनी पर्सन हु इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ और एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई द ड्वेलिंग हाउस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये है। तो वो जो इंटरेस्टेड पार्टी है ये उसकी बात कर रही है इसमें कि कौन है जो उसमें इंटरेस्टेड है। तो जो भी ऐसा आदमी है वो क्या करेगा, वो विद इन 30 डेज जब उसको पता चला कि डिस्क्लेम हो रही है प्रॉपर्टी, वो एक एप्लीकेशन लगा देगा विद इन 30 डेज, ठीक है, कि मिलॉर्ड मैं इंटरेस्टेड हूं इस प्रॉपर्टी में। फिर वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन में ये है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करेगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है ना, विच मे और मे नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बैंक्रप्ट एस्टेट। जो एसेट्स जो है जरूरी नहीं कि बैंक्रप्ट की एस्टेट में ही हो, ठीक है ना, when is of the opinion that it is necessary or when a resolution to that effect has been passed by the committee। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को लगता है कि भाई ये जो एसेट्स हैं हो सकता है कि उसकी एस्टेट का फॉर्म, उसकी एस्टेट का पार्ट फॉर्म नहीं कर रहे तो भी उनको वैल्यू वो करवा सकता है, ठीक है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट अगर किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिए, इसका मतलब वहां है The registered valuer appointed under subsection question 1 shall submit to the bankruptcy trustee। वो एस्टिमेट दे देगा, क्या एस्टिमेट दे देगा? Realizable value of the assets computed after physical verification of the assets of the bankrupt, ठीक है। किसी एडिशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर को भी अपॉइंट कर सकता है ये, ठीक है ना, जो कि इंडिपेंडेंटली सबमिट करेगा अपना रेगुलेशन। अगर उसको लगता है भाई इसने वैल्यूएशन कम करी है तो कोई दूसरा एडिशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, और एवरेज दोनों का वो कंसीडर कर लेगा। इन द इवेंट एन एडिशनल रजिस्टर्ड वैल्यू इज अपॉइंटेड द एवरेज ऑफ द एस्टिमेट्स रिसीव्ड फ्रॉम बोथ वैल्यूज शुड बी कंसीडर्ड टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ठीक है। फिर रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे होगा? A secured creditor who seeks to realize his security shall intimate the bankruptcy trustee of the price at which he proposes to realize the secured asset। secured creditor कौन है? जिसके पास सिक्योरिटी है, ठीक है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी सिक्योरिटी को रिलिंक्विश करे या उसको रियलाइज करे। तो जिस प्राइस पर वो रियलाइज करना चाहता है वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को बताएगा कि भाई ऐसा है, ये सिक्योरिटी मेरे पास है, मैं इसको इस प्राइस पे रियलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब बैंक्रप्सी ट्रस्टी क्या करेगा? ही विल अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ए बायर विलिंग टू परचेज द सिक्योरिटी एट ए प्राइस हायर देन द प्राइस, ठीक है ना। अब वो देखेगा भाई ये तो कह रहा है मैं 2 करोड़ में इसको रियलाइज करना चाहता हूँ, वो 2 करोड़ से ज्यादा का बायर ढूंढेगा अगर उसको मिल जाता तो, ठीक है ना, तो उसको बेच देगा, ठीक है ना। एंड द एसेट शैल देन बी सोल्ड टू सच बायर इफ एनी एट द हायर प्राइस बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। Where the secured asset is realized under sub-regulation 2, the cost of identification of the buyer shall form part of bankruptcy process। क्योंकि बायर ढूंढने की कॉस्ट, ठीक है ना, भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर ने कह दिया मैं तो जी एक्स अमाउंट पे लेना चाहता हूँ, तो अब बैंक्रप्सी ट्रस्टी को पता चल गया भाई एक्स अमाउंट तो है ही कम से कम, ठीक है ना, मैं उससे और बढ़िया ढूंढ लेता हूँ, अगर कोई और ज्यादा मिल गया तो उस पे बेच दूंगा, नहीं तो ये तो ले ही रहा है इतने प्राइस पे। और ये जो बायर आइडेंटिफिकेशन की कॉस्ट है, मान लो उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दी, ठीक है ना, पेपर में कुछ भी, तो वो सारी कॉस्ट जो है वो बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक। अब जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी कोई बायर नया आइडेंटिफाई नहीं करता या जो आइडेंटिफाई किया वो बाय नहीं करता, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में रियलाइज द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द मैनर डीम्ड फिट, ठीक है, बट एटलीस्ट एट द प्राइस इनिशिएटेड अंडर सब रेगुलेशन 1, ठीक है, एंड शैल बेयर द कॉस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायर, ठीक है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई बायर ढूंढ के लाएगा तो वो अपने आप बेयर करेगा, बैंक्रप्सी ट्रस्टी ढूंढ के लाएगा तो बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। Where a secured creditor realizes his security and the amount realized is in excess of the debts due to the secured creditor, such creditor shall tender such access to the bankruptcy trustee, ठीक है। भाई उसने अपना लोन दे रखा था 5 करोड़ का, ठीक है, प्रॉपर्टी बिक गई 7 करोड़ में, अपने 5 करोड़ लेके 2 करोड़ बैंक्रप्सी ट्रस्टी को वापस दे देगा, सिंपल, ठीक है। चैप्टर 6 क्या बात करता है? चैप्टर 6 बात करता है प्रोसीड्स ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, ठीक है। एक तो ये जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है ये बैंक अकाउंट ओपन करेगा इन द नेम ऑफ द बैंक्रप्ट,
और उसके बाद में लिखा जाएगा इन बैंक्रप्सी प्रोसेस, ठीक है, रामलाल इन बैंक्रप्सी प्रोसेस इन ए शेड्यूल्ड बैंक फॉर द रिसीट ऑफ ऑल मनीज ड्यू टू द बैंक्रप्ट, ठीक है। और इसमें क्या डिमांड, इसमें ये सारे पैसे जमा करेगा, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ ईच डे, ठीक है, विदाउट एनी डिडक्शन नॉट लेटर देन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ऐसा नहीं वो अपनी जेब में रखता रहे, उसको नेक्स्ट वर्क जो भी एक दिन की रियलाइजेशन जो भी हो रही है उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में डिपॉजिट करनी पड़ेगी बैंक में, ठीक है। कैश रख सकता है 10,000 रुपए या सच चार अमाउंट एज मे बी परमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो 10,000 या जो अमाउंट परमिटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उससे ज्यादा वो कैश नहीं रख सकता, बाकी सारे पैसे उसको बैंक में जमा कराने हैं, ठीक। All payments out of the account by the bankruptcy trustee above 5,000 rupees shall be made by checks drawn or online banking transaction। तो 5,000 से ज्यादा की कोई भी पेमेंट है तो वो चेक से होगी या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होगी, मतलब कैश में पेमेंट नहीं कर सकता बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू क्लेमेंट ऑफ डिसीज्ड क्रेडिटर, ठीक है, जो कोई क्रेडिटर था या क्लेमेंट था उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो in the event an application is made by a claimant or heir of a deceased creditor for receiving dividend payable to such deceased creditor, bankruptcy trustee shall satisfy himself with the claimant's right and title to receive the dividend and may call for evidence regarding। तो उससे जैसे कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगना है, डेथ सर्टिफिकेट मांगना है, उससे मांग लेगा, ठीक है ना, जिसका वो जो लीगल हेयर से। On being satisfied of the veracity of the claim, the bankruptcy trustee may apply to the adjudicating authority for sanctioning the payment of such dividend or return to the claimant, ठीक है। तो पहले तो उसका क्लेम वेरीफाई करेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा फॉर सैंक्शनिंग द पेमेंट, ठीक है, अपने आप नहीं वो पेमेंट कर रहा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, अब सबसे पहले तो उसको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, तो जब तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल नहीं की कोई भी हलवा नहीं बांट सकता, ठीक है। ही विल नॉट कमेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड बिफोर एनी डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। रिटर्न ऑफ अमाउंट, अब इसमें यह है कि a creditor shall forthwith return an amount received by him which he was not entitled to at the time of distribution or subsequent, ठीक है। किसी क्रेडिटर को गलती से कोई ऐसा अमाउंट मिल गया जो एंटाइटल नहीं था तो वापस कर देगा, अनक्लेम्ड प्रोसीड्स, ठीक। आपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी तो bankruptcy trustee shall within 3 days from the date of such filing apply to the adjudicating authority for an order to credit to the insolvency and bankruptcy fund formed under the code any unclaimed dividends of bankruptcy process, ठीक है। भाई किसी ने क्लेम किया था, अब मान लो क्लेम करने के बाद फॉरेन कंट्री में चला गया, उसकी डेथ हो गई, वो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो जो अनक्लेम्ड है या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट है या एनी अदर बैलेंस अमाउंट है, ठीक है ना, जो उसके पास रहा उसने वो उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर देगा कि इसको क्रेडिट कर दिया जाए, कहां पर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में, ठीक है। तो उसको भी फ्री होना है ना इस प्रोसेस से। तो विदाउट प्रेजुडिस टू एनी पेनल्टी दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द बोर्ड, the bankruptcy trustee shall be liable to pay interest at the rate of 12% per annum on the amount retained by him, ठीक है। अगर bankruptcy trustee ने कोई पैसा अपने पास रख लिया तो उस पर 12% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि उसको 3 दिन के अंदर अप्लाई करना है फाइलिंग के लिए, क्या, जो अनक्लेम्ड है, यानी कि वो अपने पास रख के रखे। दूसरा, क्रेडिट टू द फंड विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जब एडजुडिकेटिंग, पहले तो ये है कि जो उसके पास अनक्लेम्ड है उसके लिए वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 3 दिन के अंदर अप्लाई करेगा। फिर जब ऑर्डर आ जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बाद में क्रेडिट कर देगा फंड को, क्योंकि ये बैंक अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शेल when crediting the amount referred to in subregulation 1 furnish to the board a statement setting forth the following, ठीक है। अब उनका पुराना जो भी पता था उनका नेम्स एंड लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द क्रेडिटर्स एंटाइटल्ड, ठीक है ना, तो वो उनका लास्ट नोन एड्रेस बता देगा कि भाई जो इन्होंने जब इन्होंने क्लेम फाइल किया तो इन्होंने ये बताया था अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी कहानियां है, इसमें खास बात नहीं है। अब वो वहां से अगर कोई आदमी जाग गया, मान लो पता चला वो फॉरेन में चला गया था, अब किसी को वहां से क्लेम करना है तो वहां से अप्लाई कर देगा बोर्ड को, ठीक है, कि भाई मेरा अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से मुझे दे दिया जाए। बोर्ड अगर सेटिस्फाई होगा तो दे देगा, ठीक है। अब मान लो 15 साल तक उसी में पड़ा रहा
तो वो जो है इट शैल बी लायबल टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट। ठीक है, सिंपल। 51 डेट काउंसलिंग। डेट काउंसलिंग इन रिलेशन टू बैंक्रप्सी प्रोसेस में बी प्रोवाइडेड टू ए बैंक्रप्ट बाय सच पर्सन एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये फॉर्म ए इसमें दिया गया है। फॉर्म ए में क्या है, रिटन कंसेंट है टू एक्ट एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कि भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है ना, आई डू नॉट सफर एनी डिसेबिलिटी, तो ये सारी चीजें इसमें वो अपना अंडरटेकिंग दे देगा। ठीक है, फॉर्म बी, ये प्रॉक्सी अपने कोई अपॉइंट करना है तो ये प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, खास बात नहीं है। फिर ये शेड्यूल है फीस का। भाई ऐसा है, या तो कमेटी जो रिकमेंड करेगी फीस वो, या फिर अगर फिर ये वाला है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रिलेशन कितना है, और फर्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और देयर आफ्टर। तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि ये 2 स्टेजेस पर होगा, रियलाइजेशन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर। 50% ऑन रियलाइजेशन, 50% ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर शेड्यूल 2 में ये मोड ऑफ सेल दिया हुआ है कि अगर ऑक्शन करनी है तो ऑक्शन करने के में ये कह रहा है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो है एक सेल स्ट्रेटेजी बनाएगा इन राइटिंग फॉर द सेल ऑफ दिस सेट। ठीक है, और वो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकता है। ठीक है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देगा अलॉन्ग विद प्रोग्रेस रिपोर्ट। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीज होगी, वो कहेगा भाई हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन शीट बनाएंगे एसेट्स की। ठीक है ना, हो सकता है कोई प्लांट हो, कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयरिंग नोटिस ऑफ सेल, लाइजनिंग विद एजेंट्स। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल रहेंगे, रिजर्व प्राइस क्या रहेगा, अर्नेस्ट मनी लेनी है कि नहीं लेनी, प्री बिड क्वालिफिकेशन क्या है, टाइम पीरियड है फॉर फुल पेमेंट। ठीक है, ये जो रिजर्व प्राइस है, रिजर्व प्राइस 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर ऑक्शन में उतना प्राइस नहीं मिलता तो अप टू 70, मतलब हर बार आप 25% कम कर सकते हो। ठीक है, ये अब आप जो सेल करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन भी कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हो, जो पोर्टल डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड है तो वहां पर भी आप कर सकते हो। फिजिकल ऑक्शन भी हो सकती है। ठीक है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल ऑक्शनियर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। ऑक्शन जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, जो हाईएस्ट बिड है वो इट शैल बी विजिबल टू द अदर बिडर्स। ठीक है, unless the bankruptcy trustee has received permission from the adjudicating authority allowing otherwise regarding the visibility of the bid price। ठीक है, तो अगर bankruptcy trustee ने परमिशन ले रखी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कि भाई बिड प्राइस जो है ना दिखाया जाए, अदरवाइज जो है बिड प्राइस जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑक्शन हो सकती हैं टू मैक्सिमाइज द रियलाइजेशन। ठीक है ना, और ये क्लोज, जब ऑक्शन क्लोज हो जाएगी तो पेमेंट शेड्यूल जो है हाईएस्ट बिडर को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फिर वो जब पेमेंट हो जाएगी तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी विल एक्जीक्यूट द सेल और ट्रांसफर जो है एसेट हो जाएगा जो परचेजर। ठीक है, अगर प्राइवेट सेल करनी है तो प्राइवेट सेल में भी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट होगी। बस जी, हो गया। ये वाला हमने पहले ही कर लिया, सुप्रीम कोर्ट वाला जो ऑर्डर था, है ना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है कि इसमें इसको ही चैलेंज कर दिया गया कि भाई आप जो है ये एक सब्जेक्ट मैटर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपने पूरा सेक्शन नोटिफाई करना चाहिए। आपने क्या किया, ये कह दिया भाई जो पर्सनल गारंटर है टू द कॉर्पोरेट डेटर उनके लिए ये सेक्शन नोटिफाई कर दिया, तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इसमें सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 का भी रेफरेंस आया था और सेक्शन 2 का भी इसमें रेफरेंस आया, 2E का भी। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा भाई पहले 1-3 पढ़ो, या तो 1-3 में अमेंडमेंट लाओ, नहीं तो ये नोटिफिकेशन ही गलत है। ठीक है जी, तो मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूं बंद।